प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से परिवार आगमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों हम पढ़ रहे थे सुपर टेट की क्लास में आपका मैथ्स मैथ्स में हम पढ़ रहे थे अंकीय क्षमता। अंकीय क्षमता में हम आपको पूरा थ्योरी करा दिए हैं। थ्योरी की बात करते हैं हम आपको, जिसमें आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सब कुछ आपको थ्योरी बेस पे हम पूरा पढ़ा दिए हैं। जो भी साथी क्लास ना देखे हों जाकर क्लास देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। और जो भी साथी क्लास अगर अटेंड किए होंगे तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने एमसीक्यू क्वेश्चंस। एमसीक्यू क्वेश्चन आज की हमारी क्लास होने वाली हो सेकंड, क्लास सेकंड होगी हमारी सुपर टेट की। इसमें आप जो थ्योरी पढ़े हैं उसी का पूरा प्रश्न इसमें लाया गया है। तो साथ ही आप वीडियो पर बने रहिए और आप सवाल को लगाइए और आप फटाफट कमेंट करके जवाब बताइए। तो साथ ही हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। अंकीय क्षमता का हमारा सेकंड क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, पाई क्या है? आपको हम पढ़ाए थे, बताइए पाई क्या है। ऑप्शन दिया गया है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक अभाज्य संख्या, अनंत संख्या। बताइए बताइए इसका जवाब क्या होगा। सारे साथी इसका जवाब बताएंगे। आप कहेंगे साथी पाई एक क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या साथी आप कहेंगे पाई एक अपरिमेय संख्या है? आपको हम बताए थे क्यों। अगर हम बात करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह होती है जिसको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो हमारा क्या है? आप कहेंगे अपरिमेय संख्या है। तो हमारा जो पाई है ये एक अपरिमेय संख्या है। वही अगर पाई का मान पूछ लिया जाएगा, जैसे 22/7 होता है, 22/7 क्या है? जैसे पाई का मान क्या होता है? आप कहेंगे 22/7। ये क्या, ये परिमेय है कि अपरिमेय? आप कहेंगे इसको तो हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख दे, तो ये हमारा क्या है? परिमेय है। परिमेय है, परिमेय संख्या है। अगर पाई पूछा जाएगा तो आप कहेंगे अपरिमेय संख्या। वही अगर पाई का मान जो है 22/7 जो होता है, ये क्या है? आप कहेंगे परिमेय संख्या। पाई का मान कितना होता है? अगर हम बात करते हैं पाई का मान कितना होता है, पाई का मान कितना होता है? 1.34 होता है। इसको पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, दशमलव में है तो इसको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये हमारी क्या है? आप कहेंगे ये हमारी अपरिमेय संख्या है। क्लियर? आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइए, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच केवल एक परिमेय संख्या होती है। केवल एक परिमेय संख्या और कोई परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, अनंत परिमेय संख्याएं होती है। कोई कोई यहाँ पर कोई संख्या नहीं होती। आप यहाँ पर लिख दीजिए कोई संख्या। क्या साथ ही लिखेंगे? आप यहाँ पर लिखेंगे कोई संख्या नहीं होती, तो काट दीजिए आप। बताइए, ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, इसका जवाब क्या होगा? बताइए। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच केवल एक परिमेय संख्या होती है। बताइए, जैसे दो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? आप कहेंगे जिसे पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, और जिनको पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच, अब आप कहेंगे परिमेय संख्या तो कुछ भी हम ले सकते हैं। मान लीजिए हम ले लिए आपका परिमेय संख्या, चाहे हम ले लिए 4 ले लिए, 4 परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम अपान 1 के रूप में लिख सकते हैं। 1/2 ले लिए, ठीक है। कुछ भी हम संख्या ले लिए, जैसे मान लीजिए हम ले लिए एक संख्या ले ली, हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम 4 ले लिए, ठीक है। 4 और 10, ये दो पर कह रहा है इसमें कि किन्हीं दो, एकदम इसमें शर्त दे दिया गया है कि किन्हीं दो, ये तो परिमेय संख्या ही है, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है। भाई इसमें 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा। अगर हम मान लीजिए
अगर 4 और 5 के बीच में कद परिमेय संख्या कितनी है बताइए। हम बटे के फॉर्म में कुछ भी लिख सकते हैं ना भैया। अगर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4 के बाद क्या आता, आप 8/2 भी लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे, 1 मिनट रुकिए, आप यहाँ लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं जैसे 4.5, जैसे 9/2 आप लिख सकते हैं, 4.5 भी आएगा, लिख सकते हैं कि नहीं। तो और इसके बाद भी हमारी संख्याएं आएंगी, और इसके बाद भी संख्या आएंगी 4 दशमलव, जैसे 4.5 आ गए, 5.5, इसको जो बटे के फॉर्म में लिखेंगे, ओ 4.5 मतलब 4.5 के बाद 4.6 भी लिख सकते हैं, 4.7 भी लिख सकते हैं। इसको बटे के फॉर्म लिखेंगे, दशमलव में नहीं लिखेंगे, इसको बटे के फॉर्म में जो इसका मान होता है इसको हम लिख सकते हैं। तो हमारी इसमें अनंत संख्याएं हैं, हम कितनी भी बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। अगर हम बटे के अपान में उसको बनाएंगे, तो अपान पी अपान क्यू के फॉर्म में बनाएंगे, तो इसमें निश्चित सीमा नहीं, हम अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, अनंत परिमेय संख्याएं होती है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच आप कहें अनंत परिमेय संख्याएं होती है, जैसे हम आपको लिख के बता दिए। जैसे मान लीजिए संख्या हम ले लिए, संख्या ले लिए हम 5, संख्या ले लिए हम 20, इसके बीच में कितनी भी आप बताए कितनी परिमेय संख्याएं हैं, बहुत सारी हैं। जो बटे के फॉर्म में लिख सकती हैं वैसे भी लिख सकती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एकदम बेहतरीन जवाब है, क्वेश्चन है आपका, और इसका जवाब भी बहुत बढ़िया है। बताइए, 7,254 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या है। देखिए, आपकी संख्या क्या है, आप कहेंगे 7,254, 7,254। अब इसको हम पलट देंगे भैया, ये ऐसे है, ऐसे पलट देंगे हम, या तो ऐसे आप पलट दिए तो ये इधर चला आएगा, ये इधर आएगा, 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 7 इधर चला जाएगा। घटा दीजिए अब, 14 में से 7 गए, आप कहेंगे 7। यहाँ क्या बचा, 4, 4 में से 2 गए, 2। अब इधर आप कैरी लेंगे, 12, 12 में से 5 घटाएंगे, आप कहेंगे 7। यहाँ क्या बचा, 6, 6 में से 4 गए, 2, 27, 27, 2,727 आया। ऑप्शन में किसी में है, आप कहें ऑप्शन नंबर डी में है, हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे, उसको पलट देंगे, पलट करके अंतर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आप कहेंगे अंतर, अंतर मतलब होता है उसका घटाव। दैट सॉल्व, आगे बढ़े। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या सर इतने सरल सरल प्रश्न पूछे जाते हैं क्या, आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। आपको सीजीएल लेवल नहीं पढ़ना है, आपको सुपर टेट लेवल पढ़ना है। और हाँ, अभी मैं इजी क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे छात्र हैं ऐसे जुड़े हैं जो एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, उनको बेसिक से ले चलना है, सभी बच्चों को एक साथ ले चलना है। अभी आपको आगे चल करके इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए। आप ऐसे इसी से प्रश्न लगा के बढ़िया से चलिए। ऐसे ही सवाल बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। आपके चैप्टर में दिया गया है, ठीक है, आपके सिलेबस में 420 योग 370 का निकटतम सैकड़ा में मान है, बताइए। 420 और 370 का निकटतम सैकड़ा में मान है, 370 के योग में, यहाँ पर आप योग कर लीजिए, योग होना चाहिए, आप यहाँ योग कर लीजिए, योग होना चाहिए, साथ ही ध्यान देना। यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए, 370 के योग के, यहाँ पर योग कर लीजिए आप, योग होना चाहिए। योग में निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा, योग तो लिखा गया है, योग तो लिखा गया, हम फालतू लिख रहे हैं। बताइए, 420 योग 370 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या है। अब योग कह रहा है तो योग मतलब होता है जोड़, जोड़ दे दिए हमारा 420 और 370, 370 आप जोड़ दीजिए, 0 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, आप कहेंगे 790। ये कौन से सैकड़े के नज़दीक है बताइए, आप कहेंगे
490 के बाद क्या आता है? 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, मतलब आपका 800 आता है। क्या आता है? आपका 800 आता है। वही अगर 710 होता तो कौन से सैकड़े के नजदीक था? आप कहेंगे 700 सैकड़े के नजदीक है। तो सैकड़ा किसके निकटतम है? आप कहेंगे 800 के निकटतम है। 790 के बाद 800 ही आएगा ना। सैकड़ा पूछ रहा है, आप कहेंगे 800 आएगा साथ ही। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर आप लिखेंगे, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर आप 22/7 लिखिएगा। क्या साथी? आप कहें यहाँ पर 22/7 लिखिएगा। 22/7 क्या है बताइएगा? 22/7 क्या है? इसके पहले आपको बताया, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा क्या है? आप कहेंगे परिमेय संख्या। तो आपका इसमें परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर पाई पूछा जाएगा तो पाई क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। वही पाई का मान जो 22/7 होता है, वो क्या है? आप कहेंगे वो हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पूर्ववर्ती और परवर्ती। सबसे पहले हम जानते हैं पूर्ववर्ती और परवर्ती कहते किसे हैं, बताइए, बताइएगा। पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होता है? जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पूर्ववर्ती मतलब इसके पहले। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले। अब जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें पूर्व शब्द जुड़ा है, देखिए पूर्व यहाँ सब जुड़ा है ना। पूर्व शब्द, पूर्व मतलब क्या होता है? आप कहीं पहले होता है। मतलब कोई भी संख्या हो, उसके पहले वाली संख्या, उसको पूर्ववर्ती बोलते हैं। ठीक है। परवर्ती में मतलब होता है, परवर्ती का मतलब क्या होता है? परवर्ती आप कहेंगे उसके बाद की संख्या। आप कहेंगे बाद की संख्या। अब हम बात करते हैं ऑप्शन पे। 500 के पूर्ववर्ती। 500 का पूर्ववर्ती क्या होगा? आप कहेंगे 499 होगा। पूर्व मतलब इसके पहले, 500 के पहले 499 का पूर्ववर्ती। 499 यहाँ पर आया, यहाँ पर क्या आ गया? आप कहेंगे 499 आ गया भैया। 499 का पूर्ववर्ती फिर क्या होगा? आप कहेंगे 498 होगा। यहाँ पर क्या लिखा है? आप कहेंगे 499 लिखा, तो हमारा ये वाला नहीं होगा। आप कहेंगे ये नहीं होगा। ध्यान देना, प्रश्न कैसे पूछा है? यहाँ पर पूछा है का पूर्ववर्ती 499, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो, क्योंकि वहां पर 498 होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन बी हमारा है। 500 का पूर्ववर्ती। 500 का पूर्ववर्ती क्या होता है? आप कहें 500 का पूर्ववर्ती होता है, क्या होता है 500 का पूर्ववर्ती? आप कहें 500 का पूर्ववर्ती होता है 499। क्या होता है? 499 होता है। का परवर्ती, का परवर्ती, इसका परवर्ती मतलब क्या होता है? 499 का परवर्ती क्या होता है? आप कहेंगे इसका परवर्ती होता है 500। यहाँ पर क्या लिखा है? आप कहेंगे 501, इसलिए हमारा ऑप्शन ये भी नहीं होगा। ओके। अब हम देखते हैं 500 के पूर्ववर्ती। 500 के पूर्ववर्ती क्या होगा? आप कहेंगे 499 होगा। का परवर्ती मतलब 499 का परवर्ती क्या होगा? इसका परवर्ती 499 क्या होगा? आप कहेंगे परवर्ती होगा 500 होगा। क्या पर यहाँ पर क्या लिखा है? आप कहेंगे 502 लिखा, तो हमारा ऑप्शन गलत होगा। 500 का परवर्ती। 500 का परवर्ती क्या होगा बताइए? 500 का परवर्ती मतलब उसके बाद की संख्या। आप कहेंगे होगा 501 होगा। का पूर्ववर्ती, अब 500 का एक जो है, 501 का पूर्ववर्ती क्या होगा? आप कहेंगे 500 होगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी मिल गया। वहां पर क्या है? पूर्ववर्ती का 500। 500 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 500, बिल्कुल सही बात किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। जो साथी डी बता रहे हैं उनका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके। अब आपको एक बताना है, आपको होमवर्क हम दे देते हैं, इसको आप बताइए कमेंट करके। अब आप इसका बताइएगा जवाब। जैसे मैं आपको बताऊं,
क्वेश्चन आपका है 4030 का पूर्ववर्ती का परवर्ती क्या होगा? का परवर्ती परवर्ती क्या होगा बताइएगा। आपको अगर परवर्ती अच्छे से समझ में आया होगा तो आप इसका जवाब बता लेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं साथी। निम्न में से कौन सा कथन सही है बताइए? एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, बताइए। एक अभाज्य संख्या नहीं, क्या ये बात सही है? बी दिया गया है एक अभाज्य संख्या है, एक संयुक्त संख्या है, दो अभाज्य संख्या नहीं है। आपसे हम बताए थे, नीचे चलते हैं हम, नीचे से। तो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन में क्या बताया था? जो संख्या स्वयं से कटे और एक से कटे, अधिकतम गुणनफल उसके दो हों, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें क्या है? दो अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप कहेंगे दो हमारा किससे कटता है? आप कहेंगे साथी दो हमारा एक से भी कटता है और दो हमारा दो से भी कटता है। इसके दो गुणनखंड हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। एक संयुक्त संख्या है। क्या एक संयुक्त संख्या, आपको संयुक्त संख्या पढ़ाए थे ना? बताइए, क्या संयुक्त संख्या एक है? आप कहेंगे नहीं, एक संयुक्त संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या है, आपको पढ़ाए थे अभाज्य संख्या। इसके कितने गुणनखंड हैं? आप कहेंगे एक के हमारे केवल एक गुणनखंड है, इसके अलावा एक के अलावा कोई किसी संख्या से नहीं कटेगी हमारी। तो हमारा एक क्या है? अभाज्य संख्या नहीं। ये एक हमारी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या है, हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक अभाज्य संख्या नहीं है। बहुत सही बात किया गया है। एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके दो गुणनखंड होने चाहिए। आपको यहाँ बताया ना, इसके एक ही गुणनखंड है। तो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट जवाब यही बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा। ओके, क्लियर। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर आप से लिखिए एक से, ध्यान देना साथी, एक से 100 तक की संख्याओं में अंक जीरो कितनी बार आता है बताइए। एक से लेकर के 100 तक गिनती आप पढ़े होंगे, इनके बीच में कितने जीरो आते हैं बताइए। आप कहेंगे जैसे कौन कौन सी है जीरो, किस में आते हैं? आप कहेंगे 10 में आता है, 20 में, 30 में, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इनके बीच में कितनी संख्याएं जीरो हैं बताइए। बीच में नहीं बोला, एक से लेकर 100 तक, मतलब 100 को भी लेना है आपको। अगर बीच पूछ लिया जाए तो आपको 100 नहीं लिखते फिर, क्योंकि भाई ये बीच में नहीं, किनारे पे है 100। अब तक पूछा है तो आप कहेंगे 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ऑप्शन नंबर सी में हमारा एक से लेकर के 100 तक गिनती के बीच में कितने जीरो होते हैं? आप कहें 11 जीरो होते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऐसे ही सवाल आपके बनते हैं। सुपर टेट का है, अंकीय क्षमता है। अभी आपके और सारे चैप्टर आएंगे, उसमें बढ़िया बढ़िया आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, कल आपका चैप्टर होने वाला स्थानीय मान, अंकीय मान, कल आपको पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। वो भी आपके सिलेबस में दिया गया है भाई, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा सिलेबस से ही पूछा जाएगा। तो बताइए 8वें का है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? कल आपको पढ़ाए थे हम, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। बहुत सरल जवाब है, अभाज्य संख्या की डिफिनेशन आपको बता चुके हैं हम। प्रथम 6 धन रूढ़ अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा बताइए। प्रथम 6 रूढ़ अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा बताइए। प्रथम 6 अभाज्य संख्या कौन होती है? जो एक से कटे और स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या होती है, और जिसके दो ही गुणनखंड हों। ठीक है, जैसे आपका 2 हो गया,
योग पूछ रहा है ना, योग पूछ रहा है, हम योग करते हुए चलेंगे। एक हमारा 2 है, 3 भी हमारा भाज्य है, 5, 7, 11, कितना हुआ 11 उसके बाद 13, इसका योग पूछ रहा है। आप इसका योग बताइए। 3 2 5 5 10 7 17 11 28, 17 11 आप कितना कहेंगे? आप कहेंगे 28, 28 और 13 कितना होता है? 28 13 कितना होता है भाई? जोड़ लीजिए इसे। जो बच्चे नहीं जोड़ पाते, कम स्पीड है उनकी। 8 3 कितना होता है? 11, 3 1 4, 41 आया। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया है, ए हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर वही प्रथम 7 पूछ लिया जाता तो आप यहाँ पर 13 के बाद क्या अभाज्य संख्या आती है? आप कहेंगे 17 आती है। 17 को ऐड कर लेते हैं तो जो संख्या आती है वो हमारी 7 अभाज्य संख्या की योग हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाती। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं भाई, बताइएगा। एक अभाज्य संख्या होती है, बताइए। एक अभाज्य संख्या होती है, एक सम संख्या होती है, क्या ये बात उचित है? भाई हम अभाज्य संख्या हमारी 3 भी है, 5 भी है, क्या ये एक सम संख्या है? ये सीमित कर दिया है भाई, एक सीमित कर दिया है कि अभाज्य संख्या जो है एक सम संख्या है। क्या ये सही बात है? आप कहेंगे नहीं, नहीं होगा हमारा। एक विषम संख्या, क्या एक विषम संख्या होती है? बताइए, क्या एक विषम संख्या होती है अभाज्य संख्या? आप कहेंगे जैसे हमारा 2 है, ये भी अभाज्य संख्या, क्या ये विषम है? आप कहेंगे नहीं, ये भी तो नहीं है। तो हमारा ये भी नहीं होगा भाई। अब देखते हैं, एक संयुक्त संख्या, क्या ये एक संयुक्त संख्या है ये? आप कहेंगे नहीं, संयुक्त संख्या नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर अब 11, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। साइड हो जाता हूँ, आप इसका जवाब फटाफट बताइए, लगा के बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। बताइएगा। 1 से 40 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या है, फटाफट बताइए। ये वाला समझ में आया? लास्ट वाला, लास्ट वाला, इसमें आपको समझ में आया। एक अभाज्य संख्या होती है, सम भी नहीं होती, विषम भी नहीं होती, संयुक्त संख्या। मान लीजिए अगर संयुक्त संख्या की बात करते हैं, संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? संयुक्त संख्या उसे कहते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होती है? 4 होती है। इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, 1 से भी कट सकती है, 2 से भी, और 4 से भी कट, तो हमारा 2 से अधिक गुणनखंड इसके हैं, उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। ठीक है। अब हमारा अभाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए सबसे छोटा क्या है? 2 है, तो इसके हमारा 2 हमारा मतलब 3 गुणनखंड इसके होने चाहिए कम से कम, मतलब संयुक्त के। इसमें 2 का हमारा केवल 1 है और 2 ही है, तो हमारा नहीं होगा ये वाला। ठीक है, अभाज्य संख्या है। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन की बात कर रहे थे, ये वाला। 1 से लेकर 40 की संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या क्या है? चलो हम करते हैं भाई। 1 से लेकर के 40 के बीच में क्या क्या अभाज्य संख्या है? 2, 10 के बीच में, 1 से लेकर के 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है बताइए। पहले हम 1 से लेकर के 10 के बीच में करते हैं। 1 से लेकर के 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? आप कहेंगे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब हम बात करते हैं आपका 11 से लेकर के 20 के बीच में कितनी संख्याएं हैं अभाज्य संख्या? आप कहेंगे इसमें 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। 21 से लेकर के 30 के बीच में कितनी संख्याएं हैं अभाज्य?
आप कहेंगे 23 है, और क्या है, आप कहेंगे 29 है। यही है ना, दो दो ही है। हाँ। अब हम बात करते हैं 31 से लेकर के 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। आप कहेंगे 31 से लेकर के 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, आप कहेंगे साथ ही हमारा 31 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 37 हो जाएगा। दो है हमारी, यही हमारी है केवल। हाँ। अब काउंट कर लीजिए, 4 इसमें है, 4 इसमें, 8, 2 10, 2 12। ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। क्लियर। ऐसे आप निकाल सकते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर होता है, बताइए। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, आप कहेंगे एक से लेकर के जितनी भी आगे हमारे गिनती है, 1 2 3 4 अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं, आप कहेंगे वो प्राकृतिक संख्या है। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगी, आप कहेंगे एक से। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसे आप अनंत तक ले जाएंगे, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें क्या प्रश्न पूछा है, दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर क्या है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं बताइए, आपको बता दिए, एक से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्या है प्राकृतिक संख्या। अब मान लीजिए दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर क्या होता है, बताइए, बताइए। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर क्या होता है। बताइए भैया। एक धनात्मक संख्या होती है क्या, बताइए। जैसे मान लीजिए एक धनात्मक संख्या बोल रहा है, दो प्राकृतिक, मान लीजिए 1 - 1। भाई ये दो प्राकृतिक संख्या ये है कि नहीं, ये भी प्राकृतिक संख्या और एक भी है प्राकृतिक। इसमें ये नहीं कहा कि यही संख्या है प्राकृतिक संख्या, इसमें आपका किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या। भाई हम हमारी मर्जी, हम एक एक ले रहे हैं, ये भी प्राकृतिक संख्या एक, ये भी प्राकृतिक संख्या है। इसका मान क्या होता है, जीरो। जीरो क्या है, आप कहेंगे ना तो जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जीरो क्या होती है, ना धनात्मक होती है ना ऋणात्मक। ये ऑप्शन कट जाएगा। एक संपूर्ण संख्या, बताइए, क्या एक संपूर्ण संख्या होती है, क्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अगर मान लीजिए जीरो आ जाए तो हमारी प्राकृतिक संख्या होगी नहीं। ठीक है। एक संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, आप कहेंगे यहाँ जहाँ माइनस से स्टार्ट होता है ग्राफ में हमारा, यहाँ पर जीरो है, -1 -2 -3 ऐसे लेकर इधर अनंत, ऐसे इधर इधर भी आएगा, आपका धनात्मक में एक होगा, +2 +3 प्लस, चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए एक ही बात हुआ, अनंत तक लेके चले जाएंगे। तो ये पूर्णांक है हमारा, ये हमारा संपूर्ण संख्या है। ठीक, संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या में क्या बोल रहा है, दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर। तो ठीक है भाई, संपूर्ण संख्या हो सकती है। भाई दो प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए हम इसको ले लिए, 1 - 1 जीरो भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम ले लिए 1 - 2 कर दिए तो हमारा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हमारा ये भी इसमें भी शामिल हो जा रहा है। अब कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हम ले लिए 17 ले लिए, -12 ले लिए, 17 - 12 आप कहीं कितना आ जाएगा, आप कहीं 5 आ जाएगा। 5 हमारा भी इसमें आ रहा है, संपूर्ण संख्या में आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए 4 अंकों की बृहत्तम संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 4 अंकों की, आप बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। अगर बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो उसमें आप कितने बोला है, 4 अंकों की, तो आप 9 4 बार लिख दीजिए। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई 4 अंकों की। अंक किसे कहते हैं, जीरो से लेकर के, जीरो से लेकर के 9 के बीच में जो संख्याएं वही अंक होते हैं। संख्या क्या होती है, जितने भी आपकी दहाई में जितने अंक आते हैं अंक, वो हमारे क्या होते हैं, संख्या होती है। तो इसमें अंक पूछा है तो इसलिए हम 9 ही लिखे हैं, 9 को ही 4 बार लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी हमारी 9,999 हो गया। वही 4 अंकों की सबसे न्यूनतम
संख्या पूछा 4 अंकों सबसे न्यूनतम, यहाँ हम 1 लिखेंगे, 0, 1 2 3 4, तो ये 4 अंक हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में जाएगा ये। इसी का क्या पूछा, योगफल पूछा है। अगर अंतर पूछता तो हम घटा देते, योगफल पूछा तो हम जोड़ देंगे। 9 9 9 9 1 10, 10,999 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ओके साथी, ऑप्शन नंबर सी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। 30,035 बराबर 35 इकाई प्लस 28,000 प्लस, यहाँ पर क्या दहाई पे क्या भरा जाएगा, तब रिक्त स्थान पर संख्या है, बताइए। बढ़िया सवाल है, इसका जवाब आप बताइए क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या भरा जाएगा दहाई के स्थान। सैकड़ा का मतलब क्या होता है पता है आपको, सैकड़ा का मतलब होता है 100। दहाई का मतलब, जैसे सैकड़ा का मतलब, हाँ 100 होता है। दहाई का मतलब क्या होता है, 10 होता है। दहाई का मतलब, देखिए दहाई 10, सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब आप कहेंगे 100। तो 35 इकाई, 28,000 और दहाई, तो सबसे बड़ी संख्या से मिस्टर, देखिए क्या पूरी संख्या आपकी है, आपकी 30,035 है। ठीक है भैया, 30,035 हमारी पूरी संख्या है। बहुत बढ़िया, ये हमारी क्या है, आप कहेंगे हमारी पूरी संख्या है 30,035। अब क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे हम। तो सबसे बड़ी संख्या हम लेंगे, सबसे पहले हम 28,000 लेंगे। 28,000 कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे सर 28,000 ऐसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हमारा 28,000 हो गया। उसके बाद क्या संख्या दी है, 35 दिया गया है। 35 दिया गया है भैया, 35 दिया गया है। ठीक है, मतलब हम क्या जोड़ कि दहाई पे क्या हम लिखे कि हमारा 3,000, 30,035 आ जाए। तो इसमें इसका बराबर दिया गया है 35 इकाई प्लस 28,000, उसके बाद दहाई पे क्या लिखा जाएगा, हम क्या ऐड कर दे कि हमारा 3,035 आ जाए। क्या ऐड करना होगा, बताइएगा। बताइए, दहाई ऐड कर दे, दहाई 200 सैकड़ा हम दहाई कह रहा है, लेकिन यहाँ पर दहाई बोल रहा है। दहाई आपको ऐड करना, कितनी दहाई हम ऐड करें, बताइएगा। बताइएगा, इकाई, हजार, यहाँ पर सैकड़ा होना चाहिए ना, सैकड़ा होना चाहिए साथी। हाँ, क्वेश्चन एक बार देखता हूँ कहीं गलत तो नहीं है, उसके बाद आपको बताता हूँ। सवाल तो सही ही लग रहा है, बताइए। बताइएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा, बताइएगा आप सभी। नहीं सही है, क्वेश्चन सही है आपका, क्वेश्चन तो सही है। दहाई पे बोला है, दहाई पे बोला है साथी, दहाई के स्थान में क्या लिखा जाएगा। आप कहेंगे जैसे हम यहाँ क्या ऐड कर दें, आप कहेंगे हम यहाँ पर, ये हमारा क्या आ जाएगा, आप कहेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 28,035 आ गया। कितना आ गया, आप कहेंगे 28,035। हम दहाई के स्थान पर क्या, दहाई का हम जोड़े, दहाई के स्थान पर बताइए कितने जोड़े हम। आप कहेंगे साथी हम दहाई के स्थान पर ऐड करेंगे, यहाँ तो हमारा होगा नहीं, तो हम दहाई के स्थान पर ऐड करेंगे, 200 ऐड कर देंगे हम। यहाँ कर देंगे तो हमारा इकाई हो जाए, दहाई का स्थान हमको करना, ये हमारा दहाई है ना, तो इसके स्थान हमको 200 ऐड करना है। आप ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 5,3,0,0,3, 3,035, 3,000, 30,035 आपका आ गया। कितना आ गया, आपके 30,035 आ गया। कितना ऐड किया, आप कहेंगे 200।
दहाई के स्थान क्या लिखना है, हमको 200 लिखना होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 200 हो जाएगा। सही है प्रश्न हमारा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। समझा दे आपको एक बार फिर से। देखिए, 30,035 संख्या है, इसका बराबर लिखा गया है 35 इकाई। इकाई मतलब क्या होता है, आपका इकाई जहां स्टार्ट होता है, ये हमारा इकाई है, 35 इकाई है। ठीक है, प्लस 28,000। 28,000 आपको पता है, 1000 पे आएगा। और यहाँ पर क्या दहाई हम यहाँ लिख दे कि हमारा 30,035 आ जाए। आपको हम बता दें, दहाई मतलब होता है 10, सैकड़ा मतलब होता है 100 होता है। ठीक है, हाँ। अब देखिए 28,000 तो सबसे बड़ी संख्या हम लिखेंगे, 28,000 हम लिख दिए। 35 हमारा और है यहाँ, 35 यहाँ लिख दिया, हम ऐड कर लिए। ऐड किए तो हमारा क्या आ गया, 28,035 आया। 28,035 है, लेकिन हमको 30,035 लाना, तो कितना हम दहाई के स्थान पर जोड़ देंगे, आप कहेंगे दहाई के स्थान पर हम 200 ऐड कर देंगे तो हमारा 3,035 आ जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट जवाब हो जाएगा। हम आगे बात करते हैं साथी, आगे बात कर लेते हैं। ये रहा, इसका सही जवाब बताइए। 10 दहाई, 11 सैकड़ा और 12 इकाई बराबर कितना है। अब इसको हम बता रहे हैं, 10 दहाई, 10 दहाई, 11 सैकड़ा और 11 और 12 इकाई बराबर क्या होगा, बताइए। 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई बराबर क्या होगा। ये हमारा दहाई के स्थान पर होगा 10, और 11 सैकड़ा, 11 सैकड़ा का मतलब क्या होता है, बताइए। 11 सैकड़ा मतलब क्या होता है, आप कहें 11 सैकड़ा, 11 में आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपका 11 सैकड़ा हो, कितना होगा, आप कहेंगे 1120, 1100 होगा। और 10 दहाई, 10 में आप 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 100 आ जाएगा। और 12 इकाई मतलब 12 इकाई, आप 12 इकाई में आप एक का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 12 आ जाएगा। ऐड कर लीजिए वही, कितना आया साथी। देखिए, 11 सैकड़ा मतलब क्या होता है, सैकड़ा मतलब होता है 100, इसके पहले आपको बताया था, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1100 आ जाएगा। 10 दहाई, 10 में दहाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 100। दहाई का मतलब 10 होता है ना, क्या संख्या थी, 10, 10 हम यहाँ लिख दिए, दहाई का मतलब होता है 10, मल्टीप्लाई करते 100 आ जाएगा। यहाँ पर लिखा गया 12 इकाई, 12 इकाई मतलब क्या होता है, इकाई मतलब एक, स्थानीय माने में क्या होता है, एक है, इकाई में एक से मल्टीप्लाई होता है, एक मल्टीप्लाई कर दिए। अब टोटल हम तीनों ऐड कर लेंगे, 1100 भैया हो गया हमारा, 100 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 12 आ गया, ऐड कर लीजिए आप। 2 आया, 1 आया, 2 आया, 1, 12, 12 आया, हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथी, आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ। बताइएगा 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है साथी। 11 इकाई प्लस 11 दहाई प्लस 11 सैकड़े बराबर है, वैसे सवाल एकदम है, बताइएगा कैसे ऐड किया जाएगा। देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या 11 सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 11 में हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे हमारा आ जाएगा 1100 आ जाएगा। 11 दहाई, 11 में हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दहाई मतलब 10, 10 मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 11 इकाई, 11 में हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। हम तीनों ऐड कर लेंगे, तीनों ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बताइएगा। हमारा यहाँ आ जाएगा 1, उसके बाद ये क्या आ जाएगा, आप कहेंगे हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2, उसके बाद यहाँ पर आ गया, देखिए ये हमारा 1 आ गया, ये हमारा 2 आ गया, उसके बाद इसको इसको ऐड करेंगे, हमारा 2 आ जाएगा, उसको 1221 आएगा। 1221 ऑप्शन नंबर सी में है। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, 1221। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम 17 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 हमारा साथी।
709 और 4022 का योग क्या है? 709 भाई, 709 हम लिख देंगे, और 4022, 4022 कैसे लिखेंगे? 4022 आप कहेंगे ऐसे लिखेंगे। इसका योग क्या होगा बताइएगा, क्या होगा योग, क्या होगा इसका? आप कहेंगे 9 2 11 हो गया, 11 की एक, एक कैरी गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, ये हमारा गया 7, ये हमारा गया 4, 4731 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ऐड ही तो करना था, इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम 18 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, बताइएगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी हल कर रहे हैं, बताइएगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। कल की ही क्लास में आपको हम बताए थे। आप कहेंगे साथी दो, दो क्या है? आप कहेंगे ये सम, सम संख्या भी है, सम संख्या भी है, और दो क्या है? आप कहेंगे अभाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। तो सम अभाज्य संख्या हमारी केवल दो है। अभाज्य संख्या कैसे दो है? आप कहेंगे कि जिसके दो हमारे गुणनखंड हों। तो किससे किससे कट सकता? आप कहेंगे एक से कटेगा, आप कहेंगे और दो से कटेगा, इसके दो ही हमारे गुणनखंड। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके दो ही गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। खुद से कटे और एक से कटे, वो अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या हमारा ऑप्शन नंबर इसमें है, सेम है। मात्र एक ही हमारी संख्या है सारे हमारे प्राकृतिक संख्याओं में, एक ही हमारी संख्या दो केवल है, सम अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर हम 19 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है बताइएगा? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? हम आपको समझाए थे, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, अधिक अधिक गुणनखंड हो। उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या साथी? उसे हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। और इसमें क्या, सबसे छोटी कौन सी है बताइए? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? देखिए इस गिनती में करते, एक क्या है? आप कहेंगे नहीं। एक क्या है? आप कहेंगे एक ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है। एक, एक हमारी विषम संख्या है। दो क्या है? आप कहेंगे दो हमारी सम अभाज्य संख्या है। तीन क्या है? आप कहेंगे तीन अभाज्य भी संख्या है और विषम संख्या भी है। चार क्या है? चार हमारे कहेंगे, चार हमारी सम संख्या है और भाज्य संख्या है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। कैसे? इसके दो से अधिक गुणनखंड कैसे भैया? देखिए, चार किससे कट सकते हैं? चार किससे किससे कटेगा भैया बताइए? चार के कितने फैक्टर? आप कहेंगे एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा और चार से भी कटेगा। भाई दो से अधिक हो गए। डिफिनेशन में आप यही तो पढ़े हैं, दो से अधिक गुणनखंड हो। आप कहेंगे एक भी है, दो भी है, चार। भाई हम चार को एक से भी भाग देके काट सकते हैं, एक चौके चार, कट गया हमारा। अब चार को हम दो से भी काटेंगे, दो दूना चार भी हो जाएगा, कट गया। चार को हम चार से भी भाग देंगे, चार इक्के चार। तो इसके कितने गुणनखंड है? आप कहेंगे तीन गुणनखंड है। तो हमारा सबसे छोटी भाज्य संख्या चार। क्लियर? आगे बढ़ते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर हम 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, एक से लेकर के 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती है? बताइएगा साथी, एक से लेकर के 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है बताइएगा? अच्छा प्रश्न साथी, एक एग्जाम में पूछा भी गया है, बताइएगा। बहुत बढ़िया। एक से लेकर के 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है?
कितनी होती है बताइए? आप कहेंगे 25 होती है। कितनी संख्या? 25। इसको आप रट लीजिए। अगर नहीं रट पा रहे हैं तो आप फिर निकालिए भैया। 1 से 10 के बीच, जैसे हम निकाल के आपको बताए थे, 1 से 10 के बीच में आप फिर निकालिए। फिर आप 1 से 10 के बीच में निकालिए। जैसे 1 से 10 के बीच में आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। आपका 11 से लेकर के 20 के बीच में आप कहेंगे 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। वैसे आप 21 लेकर 30 आप ऐसे पूरे निकालते चलिए, फिर आपका समय जाएगा। आप रट लीजिए, हमारी 25 संख्या होती है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे साथी क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इनमें सह अभाज्य संख्या कौन सी है बताइए? सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? बताइएगा, अभी कल ही आपको पढ़ाए थे। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है साथी, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके कॉमन हो, जिस संख्या के कॉमन फैक्टर हो, जिसमें कुछ कॉमन लिया जा सके, और जिसका HCF एक हो और जो कॉमन हो, कॉमन हो। दो शर्त आपका हो इसमें, दोनों में से एक हो तब भी हो जाएगा। बताइए क्या? आप कहेंगे 4 और 32 क्या कॉमन है? आप कहेंगे बिल्कुल है। 4 और 32 में कॉमन है, 4 का ले सकते हैं। 4 और 32, 4 और 32, जैसे 4 और 32 के साथ ही इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन ले लेंगे तो आप क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो कॉमन है तो हमारा ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। आप ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। क्या हमारा बी है? बी चेक करेंगे। 3 और 5, क्या इसमें कुछ कॉमन है? आप कहें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें कुछ कॉमन भी नहीं, और इसका HCF भी एक है। इसका मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपका इसका कितना है? आप कहें 1 आएगा। क्योंकि जिसमें कॉमन नहीं है भैया, तो आप कहेंगे इसका मासा 1 ही आएगा। आप मासा निकाल लीजिए 3 और 5 का। 3 किससे कटेगा? आप कहेंगे 3 3 इसी है। 5, आप कहेंगे 5 5 से ही है, किसी से नहीं कटता। या तो आप 3 गुणे 1 कर दीजिए, 5 1 कर दीजिए, 5 1 ऐसे कर सकते हैं। क्या क्या कॉमन है बताइए? क्या क्या कॉमन है इसमें? आपको केवल एक हमारा कॉमन दिख रहा है, हमारा 1 आ जाएगा। तो इसका मासा कितना हो गया? मासा बराबर कितना हो गया? मासा बराबर 1। तो यहाँ बात किया गया HCF उसका 1 होना चाहिए, और कॉमन कुछ भी ना हो, तो वो हमारा शाह अभाज्य संख्या कहलाती। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी मिल गया है। हम बी करेक्ट जवाब कर देंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आया साथी? आगे बढ़ ले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको हम एक होमवर्क देते हैं, ठीक है? चलिए बताइए आप, चलिए बताइए आप। शाहभाज्य संख्या, शाहभाज्य संख्या आपको होमवर्क दे दे रहे हैं भैया। ये क्या है? आपका होमवर्क हमारा है। शाहभाज्य संख्या पहचानिए। ये हमारा प्रश्न है साथी। बताइए, जैसे हम ए ऑप्शन लिख दिए, जैसे हम लिख दिए यहाँ पर 17, और लिख दिए हम, और हम यहाँ पर लिख दिए, जैसे मान लीजिए आप लिख दिए यहाँ पर 33। 17 और 33 लिख दिए। हम बी ऑप्शन लिख दिए, जैसे 8 और 24। सी लिख दिए हम 100 और 1000। और डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन आप कर लीजिए यहाँ पर। डी ऑप्शन में आप कर लीजिए इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं।
आपको सह आभास संख्या पहचानना है। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, आप इस सेशन को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के पास जो सुपर टेट का फॉर्म भरे हुए हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। कल हम लाएंगे आपका स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान वगैरह, हाँ स्थानीय मान लाएंगे। उसके बाद आपका उसमें आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे हम, आप साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो साथी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं साथी हम कल अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है साथी, अपने नेक्स्ट क्लास कल हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही साथी, बहुत बहुत धन्यवाद।